प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को शुभ मध्याह्न। ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत है। पहले हम 2 क्लास में देखी सूखी डाली में आने वाले कहानी के पात्रों के बारे में या कहानी को विस्तार पूर्वक रूप से पढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज इस कहानी का तीसरा कक्षा यानी तीसरा क्लास आज देखने की कोशिश करेंगे। इस तीसरे क्लास में देखिए वही बरामदा है जो उनका घर था, वही बरामदा है। दादाजी बाहर से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आते हैं और दोपहर के भोजन की तैयारियां हो गई थी। दादाजी दोपहर का भोजन कर लेते हैं और घर की जो आंगन थी, उनके घर के आंगन में छोटे छोटे सभी पोता पोतियां खेल रहे हैं। दादाजी का भोजन हो गया। दादाजी आकर जहाँ तख्ता था बरामदे में उसी तख्ते पर लेट गए। दादाजी का तीसरा बेटा करमचंद जी आकर दादाजी के पास बैठ गए और पांव दबाते दबाते घर में चलने वाले बातें करने लगे। जो घर में चलने वाले बातों को लेकर दादाजी के पास कुछ सलाह लेने की कोशिश करने लगे तो वहाँ पर खेलने वाले बच्चे हद से ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। तो करमचंद जी उन बच्चों को गाली देते हैं, अरे चुप बैठो, तनिक दादाजी को विश्राम करने दो, आप क्यों कोलाहल मचाते हैं, क्यों आवाज़ करते, जाकर बाहर खेल। दादाजी देखते हैं बच्चों को। बच्चे क्या करने लगे थे, टूटी हुई सूखी डाली यानी बरगद पेड़ का डाली लगाकर आंगन में लगाने का कोशिश कर रहे थे, पानी डालने का कोशिश कर रहे थे, गोबर देने का कोशिश कर रहे थे। दादाजी को खुशी भी हुई, बच्चे कैसे खेलने लगे हैं। तो बच्चों को दादाजी बेटे को गाली देते हैं दादाजी, अरे चुप बैठो करमचंद, बच्चे ही खेलने दो। तो बच्चों को पास बुलाते हैं दादाजी, कहते हैं देखो बेटा, एक बार डाली से पेड़ से टूटी हुई डाली लगाने की कोशिश करते हैं तो लग नहीं सकता। आप उसे लाख बार पानी दो, गोबर दो, दोबारा वो पनप नहीं सकती, उसमें सरसता न आवेगी, ये छोड़ दो। मैं बरगद पेड़ की कहानी सुनाता हूँ। दादाजी बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कोशिश करते हैं, बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तब धीरे से करमचंद जी दादाजी से कुछ घर में चलने वाले बातों को लेकर कहते हैं। तो करमचंद जी कहते हैं, दादाजी आप जिस डाली के बारे में बात करते हैं, जिस पेड़ के बारे में बात करते हैं, हमारे घर भी एक बड़ा सूखी डाली के जैसा ही है। इस परिवार में हम सब लोग मिलजुल कर रहते आए हैं, कई दिन से हमारे परिवार वैसा ही है। कई दिनों से हम एक दूसरों की मदद करते आए हैं, एक दूसरों से साथ मिलजुल कर रहते हैं। गांव भर के लोग हमारे घर को भी बरगद का पेड़ के जैसे ही देखते हैं। इस गांव में नाम सम्मान सब कुछ हमारा ही है। शायद हमारे बरगद का पेड़ के जैसे रहने वाले परिवार में से शायद एक डाली यानी पेड़ में से एक डाली टूटकर जाएगी। दादाजी को हद से ज्यादा चिंता होता है। सोचने लगते हैं और बेटे से कहते हैं, अरे बेटे तुम कैसी बात कर रहे हो, हमारा घर तो बरगद का पेड़ है, तुमने सही कहा, लेकिन हमारे परिवार से आखिर कौन सी डाली टूटकर जाने वाली है और तुम कैसे बात करते हो। तो करमचंद जी पिता से कहते हैं, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाएगा। दादाजी से कहते हैं अपने पिता से, अरे दादाजी देखिए, इस पेड़ से एक डाली शायद टूट कर जाएगी। दादाजी को इससे ज्यादा चिंता होता है, हैरान होने लगती है। कई दिनों से मैं मेहनत से इस परिवार को बचाते आया हूँ, इस परिवार से किसको आपत्ति है, कौन घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। चिंता से दादाजी कहते हैं, कौन अलग हो रहा है। अरे करमचंद जी, तुम अलग होने की बात कर रहे हो, तो इस घर से कौन अलग हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, उस घर से अलग होने की आपत्ति उनको क्या है। दादाजी पूछते हैं तो करमचंद जी कहते हैं, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, शायद छोटा अलग हो जाएगा। छोटे का अर्थ है उस घर का प्यारा पोता तहसीलदार परेश अलग हो जाएगा। तो दादाजी को इससे ज्यादा चिंता होता है। पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है, नायब तहसीलदार है, एक कब्जे को संभालता है, अभी उसका शादी भी हो गई है। आखिर इस घर से उसे आपत्ति क्या है। कई दिनों से हम लोगों के साया में पल बढ़ते आया है, हम सब लोगों के प्यार में पल बढ़ते आया है, उसे कौन सी आपत्ति होगी। आखिर क्यों वो घर छोड़कर जाना चाहता है, क्यों अलग होना चाहता है। दादाजी को इससे ज्यादा चिंता होने लगा और फिर कहते हैं दादाजी, परेश उसे क्या कष्ट है, परेश क्यों अलग होना चाहता है। बेटा तुम कैसे बात कर रहे हो, उसे इस घर में क्या कष्ट हो रहा है। तब
दादाजी के बातों के लिए करमचंद जी कहते हैं कष्ट तो नहीं छोटा बहू को है। दादाजी कष्ट तो परेश को नहीं है, क्योंकि परेश हमारे घर में पल पड़ने वाला लड़का है। परेश कैसे हम सब लोग जानते ही हैं। परेश को इस घर से ना आपत्ति ना कष्ट है, कुछ भी नहीं है। शायद परेश की जो पत्नी है फतेह, इस घर की नई नवेली बहू, उससे इस घर से आपत्ति है, इसीलिए अलग होने का बातें हो रही है घर में। शायद बरामदे में औरतें बातें करते रहते हैं, मुझे भी पक्का मालूम नहीं है। जो बरामदे में चलने वाले घटनाओं को लेकर करमचंद जी उनके पिता के सामने कहते हैं तो दादाजी को हद से ज्यादा चिंता होने लगा। दादाजी कहते हैं मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दे, झड़ लगा दिए जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाता है और वो घाव नासुर हो जाता है, फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। दादाजी यहाँ पर एक बात कहते हैं, अरे बेटा घर में इतना सब कुछ हो रहा है, बहू रानी को इस घर से अलग होने की चिंता पड़ी है, तो आप यहाँ तक मुझे कोई बताया तक नहीं है, यानी घर में रहने वाले औरतों या छोटे और बड़े कोई इस बात को लेकर मेरे पास बात किए नहीं, आखिर क्या बात है। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, एक छोटी सी गांव कहते हैं कि हमारे सिर पर कहीं हम गाड़ी पर से गिर जाए, एक छोटा सा गांव होता है, तो उस गांव पर तुरंत मरहम पट्टी लगाएं या तुरंत उसे चिकित्सा करवाएं या फर्स्ट एड करवा ले तो ठीक होता है। आए तो उस गांव को हम ऐसे ही छोड़ दें, वो गांव बड़ा होने लगता है, उसमें पीप भरने लगता है, उसमें कीटाणु जमने लगते हैं, तो गांव बड़ा नासुर यानी उसे कितना भी चिकित्सा दो ठीक नहीं होता, उसे नासुर कहते हैं। ऐसा नासुर हो जाए, उसे लाख बार चिकित्सा दो कम नहीं हो सकती। इसलिए बेटा ये भी ऐसा ही है, हमारे घर में जो चलने लगा है ये भी ऐसा है, भी छोटा है ये बात, अभी मुझे सब लोग बता दिए हो तो मैं उस बहू को बुलाकर उसे को समझा दूंगा, फिर से वो इस घर को ठीक से रहने की या ठीक से सब लोगों की बातें सुनने करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। अब तक मुझे घर के सभी लोग क्यों नहीं बताया, दादाजी को जो चलने वाले बातों को लेकर किसी ने नहीं बताया था, इससे ज्यादा चिंता होने लगा। बेटे से कहते हैं करमचंद अभी ने तू बता दिया ठीक हो गया, इसके बारे में हम कुछ जरूर सोचेंगे। करमचंद जी कहते हैं मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा जरूर से कुछ ज्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के आबड़े लाकर दिए थे ना, और सब ने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके की घरानों को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को गुणा के दृष्टि से देखती है। करमचंद जी जो बातें समझाती अक्सर घर में चलता था, उस बातों को लेकर पिताजी से कहते हैं पिताजी घर में क्या चल रहा है मुझे तो ठीक से पता नहीं है, क्योंकि मैं भी काम से भारी रहता हूँ। कभी कभी सुबह में आता हूँ तो कभी उस घर की स्त्रियों से पता चलता है कि इस घर में बहू रानी को हद से ज्यादा घमंड है, अपने आप को हद से ज्यादा माँ को मानती है, गर्व है और दर्प का अर्थ है हद से ज्यादा गुस्सा है, अपने आप पर उसे हद से ज्यादा भरोसा है, अपने आप पर हद से ज्यादा अहम है, इसलिए जरूरत से भी ज्यादा सब लोगों के ऊपर गुस्सा करती है, जरूरत से ज्यादा अपने आप को महान मानती है। तो दादाजी एक बात है, मैं शादी के जो शुभ मुहूर्त पर घर के सभी लोगों को जो मलमल के कपड़ों का जो आभरण और जो दस्तरे से बनाए कुछ शगुन के तोहफे सभी को दिए थे, उसी तरह बहू रानी तो नई नवेली दुल्हन थी, उसके लिए हम मखमल के कपड़े साथ कुछ शगुन के सामान भी दिए थे। आप तक सभी स्त्री जो मैंने कपड़ा लाकर दिया था सभी खुशी से पहन रहे हैं। आज तक बहू रानी हाथ तक नहीं लगाया उन कपड़ों को, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, शहरीले लोगों का रहन सहन पैंट पहनना ओढ़ना मुझे कुछ भी पता नहीं, इसलिए जो लाया हूँ मैं हमारे घर के औरतों के साथ बहू रानी को भी लाया था। बहू रानी के हाँ या ना का मुझे पता नहीं था, इसलिए इसे लाया। तो आज तक उन कपड़ों को हाथ तक भी नहीं लगाई है। घर की सभी औरतें कह रहे हैं, कहते हैं करमचंद जी, घर की सभी औरतें कह रही हैं कि बहू रानी आज तक हाथ भी नहीं लगाए, कब देखो तब मायके की बात करती रहती है, खाने पीने की बातें हो मायके की तारीफ करती है, रहन सहन की बातें आती हैं तो भी मायके की तारीफ करती है,
नौकरानियों से काम लेन देन का भी हो तब भी मायके कहता, सुबह से शाम तक 24 घंटे मायके के बड़ापन के बातें सब औरतों के पास करते रहते हैं। मायके का ही बात करती हैं, उसके लिए मायका ही सब कुछ है। इसलिए घर के सभी औरतें ऐसे बात करने लगे हैं, तो इससे कुछ हो जाएगा, यह डर मुझ में बना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जो घर में चलने वाली बातें थी सभी बातों को लेकर करमचंद जी दादाजी के सामने बता दी। दादाजी कहते हैं करमचंद से, बेटा बड़ापन भारी की वस्तु नहीं, बड़ापन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा गुनाह तो गुनाह से नहीं मिटाया जा सकता। बहुत अभी पृथक होना चाहे कि जब उसे घृणा से बदले में घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले में स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए और महानता की बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूट वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठ सकता जब तक अपनी शाखाओं से वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को भर ले और जिसके फूलों की बिनी बिनी सुगंध हमारे प्राणों तक खुलक ले। दादाजी यहाँ पर एक बातें समझाते हैं, देखो बेटा बड़ापन भारी का वस्तु नहीं है। दिखावा करने से या बड़े बड़े बातें करने से बड़ापन नहीं होती है। बड़ापन अंदर रहना चाहिए, यानी बड़ापन प्यार, एक दूसरों के लिए प्यार। आप बहू रानी ऐसे कहकर बहू रानी से हम सब लोग द्वेष करते रहेंगे तो वो हमसे भी द्वेष करते रहेगी। इसीलिए बहू रानी को द्वेष के बदले में प्यार देने की कोशिश करना चाहिए। बहू रानी को प्यार देने की कोशिश करेंगे, अपने आप बहू रानी बदल सकती है, अपने आप उस घर के सभी लोगों को अपना बना ले सकती है। हम वो कुछ कहती है बदले में हम उससे कहें तो यूं ही आपस में झगड़ा ही होता रहेगा। आपस में घर के सभी लोगों के लिए उसके मन में द्वेष, घर के सभी लोगों को उसके लिए द्वेष ही बनता ही रहेगा। इसलिए वो सबको द्वेष भावनाओं से देखते हैं तो उसे प्यार से देखना जरूरी है। वो सबको निंदा करते हैं तो उसे सब लोगों से प्यार करना चाहिए। तो सब लोगों से प्यार करते रहेंगी तो सब लोगों के प्यार की छाया में उसका जो भीतर छुपा हुआ अहंकार है, उसके भीतर छुपा हुआ द्वेष भावनाएं अपने आप मिट जाएंगे। सब लोगों के साथ रहने के लिए कोशिश करेगी। दादाजी यहाँ पर एक बात बताते हैं, देखो बेटा एक बार हम पेड़ की एक डाली काट देते हैं, डाली काट देने से वो डाली की जगह पर फिर से नई डालियां पनपे, उसमें फूल फल बने, तो फूल फल बनने के बाद ही उस पेड़ का मोल बढ़ जाता है। फूल बनने से सुगंध महकता है और पत्ते बनने से ठंडी सुखद छाया हम लोगों को मिलती है। एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए जाते हैं तो सूखे पेड़ के पास कोई नहीं बैठते, क्योंकि सूखा पेड़ के पास, कटे हुए पेड़ के पास बैठने से ना सुगंध हवा मिलेगी और ना ठंडी हवा मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। सूखी डाली के पास क्या मिलेगी? इसलिए जहाँ पेड़ हो, पनपने वाला पेड़ हो, फूल फल लगे हुए पेड़ हो, हरियाली जिस पेड़ हो तो वही पेड़ पर सब पेड़ के पास वही सब लोग बैठते हैं, उसको छत्र छाया में बैठते हैं, उसकी ठंडी हवा में बैठते हैं, उसका फूल का बीनी बीनी सुगंध भी लेते हैं। बेटा हमारा परिवार को ऐसा ही, हमारा परिवार कैसा बनना चाहिए? बिल्कुल हरियाली बने हुए पेड़ों के जैसे हमारा परिवार रहना चाहिए। घर के सभी लोग उससे प्यार कर लेना चाहिए, घर के सभी लोग उसको चाहना चाहिए, तब वो अपने आप बदल जाएगा। उसके भीतर छुपे हुए बुराइयां लुप्त हो जाएंगे, उसके भीतर छुपे हुए बुरे गुण लुप्त हो जाएंगे। वो अपने आप को इस घर में रहने का योग्य बना देगी, सब लोगों को चाहेगी, सब लोगों का आदर सत्कार करने का भी शुरू कर देगी। बेटा हम ऐसा ही करेंगे। दादाजी ने करमचंद के सामने सलाह देते हैं कि बहू रानी को किस तरह देखना है, जैसा वो चाहेगी वैसे ही हम करेंगे तो बहू रानी का मन इस घर में लगने के लिए शुरू हो जाएगा और इस घर से वो ना परेश बाहर जाएगा ना बहू रानी बाहर जाएगी। तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैं कोई उपाय ढूंढूंगा, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। दादाजी ने परेश के मन में जो डर था, दादाजी ने जो करमचंद जी के मन में जो डर था परेश के लिए, वो डर बातों बातों में ही भगा दिए और दादाजी
फिर बेटे को समझाकर चिलम में तम्बाकू भरकर जोरों से हुक्के का खींचने ले गए। तब ही खेलने वाले बच्चे अंदर आते हैं। बासी कहते हैं, बाहर से दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चिक कर, क्यों उखाड़ तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा पेड़? हंसते हैं बच्चे, हंसते हैं। ठहरो बासी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद जरा हटा दो ना दोनों को। दादाजी में करमचंद और दादाजी के बातें चलने लगे थे। बच्चे जो आंगन में खेलने का छोड़कर बाहर खेल रहे थे। ख्याल से सभी बच्चे झगड़ते हुए अंदर आ रहे हैं। दादाजी, जगदीश नामक एक पोता कहता है दादाजी से, दादाजी मल्लू ने मेरा पेड़ उखाड़ दिया। बासी कहता है, मल्लू ने मेरा पेड़ उखाड़ दिया। उस पेड़ के टुकड़े लेकर जो खेलने के लिए बाहर गए थे, उसी डालियों को लेकर फिर से झगड़ते बिगड़ते अंदर आते हैं। दादाजी अपने बेटे करमचंद से कहते हैं, देखो बेटा, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, बच्चों को समझा दो और झगड़ा छुड़ा दो। करमचंद जी उन सभी बच्चों को झगड़ा छुड़ाने के लिए या समझाने के लिए दादाजी के पास से उठकर वहाँ चले जाते हैं। करमचंद जाता है, दादाजी फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। करमचंद वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। दादाजी उसी जहाँ रखे हुए चिलम थी लेकर फिर से मुंह में रख दे, नली फूंक से लगाते हैं। परेश नीचे नजर किए प्रवेश करता है। यूं ही दादाजी हुक्का पीते बैठ जाते हैं। करमचंद बच्चों का झगड़ा छुड़ाकर करमचंद किसी काम से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद दादाजी जहाँ बैठे थे, दादाजी के पास दादाजी का जो तहसीलदार पोता था बिल्कुल अपने आप को क्रोधी मान लेता है, अपने आप को निर्डर के जैसा मान लेता है। जीदा शर्म के मारे दादाजी के पास नीचे मुंडी कर आकर दादाजी के पास बैठ जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक कारण थी, दादाजी के पास शर्म हया से आकर बैठने का प्रमुख कारण है, दादाजी ने उनको पत्नी को यानी परेश की पत्नी को नहीं बहू को फरकने के लिए या परीक्षा करने के लिए 2 जोड़ कपड़े दिए थे। अब तक वो कपड़े नहीं धोए थे। उसी बातों को करने के लिए परेश लज्जित भावनाओं से और क्रोधित भावनाओं से आकर दादाजी के पास बैठ जाते हैं। दादाजी कहते हैं फिर अपने प्यारा पोता परेश से, आओ बेटा, वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं, धो डाले तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। दादाजी आते पोते से कहते हैं, अरे पोते परेश, कब आए हो, कैसे आए हो और कैसे हो, कैसे चलने लगा, सब कुछ हालचाल पूछते हैं। पूछ कर कहते हैं, देखो बेटा, 4 दिन हुए कि तुम्हारे पत्नी को धोने के लिए मैंने 2 जोड़ कपड़े दिए थे मेरे, वो कपड़े धोए हुए तो लाकर मुझे दे दो, नहीं धोएंगे तो धो जाएंगे, जाकर तुम्हारे पत्नी से पूछो मेरे कपड़े धोएंगे तो लेकर। कपड़े के लिए दादाजी पूछते हैं परेश से। परेश वे लज्जित, परेश कहता है, दादाजी मुझे क्षमा करें, मैं बिल्कुल शर्म के मारे कुछ आपसे कह नहीं सकता। दादाजी कहते हैं, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ इधर आकर बैठो। दादाजी कहते हैं परेश, अरे परेश, तुम क्यों इतना चिंता करते हो, तुम कितना चिंतित होते हो, कपड़े आज नहीं धोएंगे तो क्या होगा, कल धोएंगे, कल भी नहीं धोएंगे तो क्या होगा, मैं तुमसे कहवा कर मेरे कपड़े धुलाऊंगा, मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, तुमसे कुछ मुझे बात करनी भी है, आप नहीं आए तो मैं तुम्हें बुलाकर भेजने वाला ये था कि तुमसे मुझे कुछ बात करना है, आओ बेटा परेश बात करें, मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। परेश आकर धीरे से दादाजी के पास, जहाँ दादाजी तख्ते के ऊपर लेट गए थे, उसी तख्ते के नीचे परेश बैठ जाता है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश बैठ गया, दादाजी फिर जोरों से हुक्के का चिलम कसते हैं और खींचते हैं। परेश चुपचाप आकर दादाजी के पास बैठ जाता है। दादाजी पोते से बैठने के लिए कहे, पोता आकर दादाजी के पास बैठ गया। दादाजी फिर से जोरों से जो हुक्के का नली लेकर मुंह में रखे जोरों से हुक्का पीने लगे। दादाजी कहते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, हुक्का पीते पीते हुक्के का नली मुंह से निकालते हैं और पोते से कहते हैं, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के आबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ टहरे पुराने समय के आदमी वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने, तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ तो स्वयं अपनी पसंद की चीजें लाए। दादाजी
परेश को बुलाते हैं, पोते तो बैठ गया तो पोते से एक बात कहते हैं, देखो बेटा मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे चाचा ने कहने लगा तुम्हारी जो शादी में हमने बहू रानी को जो तोहफे के नाम पर दिए हुए कपड़े पसंद नहीं है। तुम्हारे ताऊ जो जानते हैं, तुम्हारे ताऊ तो बिल्कुल पुराने जमाने के ही हैं, पुराने जमाने के होने के नाते ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, बिल्कुल हम अनपढ़ लोग हैं। जैसे हमारे घर में रहन सहन हो, पहनना ओढ़ना है, उसी तरह के कपड़े तुम्हारे ताऊ ने अपने बहू रानी के लिए लाए हैं, लेकिन बहू रानी को पसंद नहीं है। अब तक बहू रानी ने कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाई है। एक काम करो बेटा, तुम्हारे ताऊ जो ठहरे पुराने जमाने के फैशन की चीजें उनको क्या पता है, वो तो गांव में रहने वाले हैं, फैशन के चीजें ताऊ को पता नहीं, जैसा था वैसा लाए। एक काम करो, कल तुम कैसे भी घर में रहते हो, कैसे भी कल तुम्हारी छुट्टी ही है, एक काम करो तुम अपनी पत्नी को लेकर बाजार जाओ, शहर की बाजार को जाओ, तुम्हारी पत्नी को जो चीजें पसंद है, या पहनने की हो सकते हैं, रहने के हो सकते हैं, खान पान के हो सकते हैं, सब कुछ तुम्हारे पत्नी को जो चीजें पसंद है उन सभी चीजों को दिलाओ, आओ खुशी खुशी से उसे रखने की कोशिश करो। दादाजी ने पोते को सलाह देते हैं, जो चाहते हैं तुम्हारे पत्नी उन सभी चीजों को बाजार से खरीद कर लाओ, कल दोनों ही लाओ। परेश को परेशानी होती है क्योंकि इससे पहले उस घरों की औरतें कभी बाजार नहीं गए थे, कभी बाजार नहीं जाते थे, क्योंकि बड़ी परिवार होने के नाते घर के सभी लोगों के लिए जो भी है घर का जो मुख्य वही खरीद कर लाते थे, उसी में सब खुश रहते थे। परेश उन बातों को सुनकर परेशान हुआ, दादाजी से फिर पूछता है, दादाजी वही दादाजी कहते हैं हुक्के का कश लगाकर फिर जोरों से हुक्का खींचते हैं, और मैं सोचता था कि अब बहू आई है तो हिंदू का दहेज तैयार करने में सहायता होगी। परेश से कहते हैं, फिर हुक्का का नली मुंह में रखते हैं, गुड़गुड़ाते हुए पोते से कहते हैं, अरे देखो पोता, परेश कैसे भी बहू रानी भी आई है, तुम भी कैसे भी पढ़े लिखे हो, बहू रानी भी पढ़ी लिखी है, उसे भी कहीं छोटी मोटी नौकरियां लगा दें तो हिंदू का भी शादी करना है, क्योंकि इस घर में एक ही प्यारी पोती है हिंदू की शादी करने के लिए दहेज भी देना पड़ता है। तुम दोनों मिलकर दहेज इकट्ठा करोगे, उसी बातों को लेकर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बहू रानी को खुश रखो, बहू रानी खुश रहेगी तो वो भी कुछ सरकारी नौकरी पाएगी, दोनों मिलकर तुम्हारे बहन की दहेज तैयार कर देंगे तो कुछ ही दिनों में हिंदू का भी शादी कर देंगे बेटा। परेश से दादाजी ये बातें समझाने लगे और कहने लगे। परेश कहता है, जी मैं इसलिए तो आया। परेश कहता, दादाजी मैं इसलिए आपके पास आया क्योंकि मैं जहाँ शहर में रहता हूँ, हफ्ते में एक बार आता रहता हूँ, मेरी पत्नी को यहाँ पर मन नहीं लगता था, सभी बातों को लेकर मन नहीं लगता था, इसलिए मैं इसी के बाद सिलसिले में आपसे बात करता हूँ। दादाजी से कहते हैं तो दादाजी कहते हैं, हाँ कहूँ, झिझकते हो क्यों, कहो बेटा तुम क्यों क्या कहना चाहते हो, कहो, डरो मत। पोते से कहते हैं, क्योंकि इससे पहले परेश अपने दादाजी के सामने ठहर कर कभी बात नहीं किए थे, दादाजी की जबान से जबान कभी नहीं लड़ाए थे, तो पहली बार दादाजी के सामने बात करने का अवसर आया है, वो भी पत्नी के लिए। तो परेश डरते हुए दादाजी के सामने बैठ जाता है और बातें कहते हैं। दादाजी कहते हैं, तुम सोचो मत, डरो भी मत, तुम्हारे मन में जो भी है मुझसे कहो, वही सुनना चाहता। परेश कहते हैं, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। जो बात थी मन में परेश दादाजी के सामने कही दी, दादाजी बात तो यही है, मेरी पत्नी जो बेला है, बेला का मन इस घर में नहीं लगता, उसी के सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। तब दादाजी कहते हैं, इतनी जल्दी उनका मन कैसा लग सकता है बेटा, अभी कई दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। पोते को सलाह देते हैं, अरे बेटा परेश, तुम्हारा शादी होकर तो कितना दिन हुआ, वही 1 महीना 1.5 महीना के अंदर भारी ही है, तब शहर में बड़ी लड़की है, पहली बार देहाती गांव में आई है, तो उसका मन यहाँ पर इतना जल्दी कैसा लगेगा बेटा, मन लगने के लिए अभी वक्त चाहिए, मन लगने के लिए अभी वक्त चाहिए। सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहेगी, सब लोगों के साथ बात करेगी, सब लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ, तभी तुम्हारी पत्नी का मन इस घर में लग सकता है। साथ ही साथ बेटा मन तो लगता नहीं है, मन को लगाना चाहिए। दादाजी सलाह देते हैं पोते से, मन को लगाना चाहिए बेटा, मन कहीं भी नहीं लगता, मन लगाना चाहिए, तुम्हारे पत्नी को समझाओ। परेश कहता है, वह मन लगाता ही नहीं,
पत्नी से कहता है, क्या करूं दादाजी? दादाजी पत्नी के लिए परेश कहता है दादाजी के सामने, क्या करूं दादाजी? उसका मन यहाँ लगता ही नहीं। मैं कब आता हूँ तब झगड़ा ही करती रहती है और उसका मन उसका यहाँ नहीं लगता, इसके लिए क्या करें? फिर परेश दादाजी से पूछता है, दादाजी उसका मन लगता ही नहीं। मैं कब भी आता हूँ, हर एक बात के लिए झगड़ा करती है, कभी घर के सामानों के लिए झगड़ा करती है, कभी घर के लोगों के लिए झगड़ा करती है, कभी घर के इंसान के लिए झगड़ा करती है। मैं हफ्ते में कभी आता हूँ तो सब झगड़ा ही करती है, उसका मन यहाँ लगता ही नहीं दादाजी, क्या करें? तो दादाजी कहते हैं, तो हमें उनका मन लगाना चाहिए। वो एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की एक इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह उब जाती होगी। बस हम मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। दादाजी कहते हैं, देखो बेटा, मन नहीं लगता, ठीक है, हम सब लोग मिलकर उसके मन को लगाने की कोशिश करेंगे, उसे हम समझाएंगे। क्योंकि प्रतिष्ठित शहर के अमीर बाप की एक ही बेटी है, एक ही लौती बेटी होने के नाते रिश्ते नाते क्या होते हैं उसे पता नहीं, कैसे रिश्तेदारों के पास रहते हैं वो पता नहीं, रिश्ते नातों से वो दूर है, इसलिए कोलाहल से भी दूर है, भीड़ भाड़ से भी डरती है, बड़े परिवार से भी डरती है, इसलिए वो इस घर में मन लगाने की कोशिश नहीं करती है। उसका मन यहाँ लगता भी नहीं है, क्योंकि शहरीली है, शहरीली हो तो देहाती गाँव में कैसे रह सकती है, उसका मन लगता ही नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, हम सब लोग मिलकर, यानी हमारे परिवार के सब लोग मिलकर उसके मन यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। हम सब लोगों के साथ उसे गुल मिलाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के साथ कुछ गुल मिल जाए, हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए शुरू कर दे, हम जैसे कहेंगे वैसे सुनने के लिए शब्द, तब उसका मन लग ही जाता है। बेटा तुम चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। दादाजी कहते हैं, बेटा एक काम मुझ पर छोड़ दो, मैं बहू रानी को बुलाऊंगा और समझाऊंगा कि इस घर में कैसे रहना है, क्या करना है, सब कुछ मैं समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। परेश कहता है, फिर उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उनकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी, सब उसकी शिकायत करते थे, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तो उसके कुछ नहीं समझता, और इधर वह उन सबसे दुखी कहते हैं कि मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करते हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं पराया में आया हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, आप मेरी बातें मानिए। तो दादाजी से परेश कहने लगा, परेश कहते हैं दादाजी से, नहीं दादाजी, अक्सर घर में हो रहा है, अक्सर घर में औरतों के बीच में झगड़ा हो रहा है। मैं अब आज ही आया हूँ, आते ही माँ मेरे पास आई थी, मंजली चाची मेरे पास आई थी, छोटी चाची मेरे पास आई थी, रजवा मेरे पास आई थी, हिंदू तक भी मेरे पास आए थे, सभी घर के औरतें आकर मेरे पास मेरी पत्नी की शिकायत करती हैं, तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारी पत्नी घमंडी है, तुम्हारे पैसे काम नहीं करती है, हमेशा कमरे में रहती है, कमरे से बाहर नहीं निकलती, बड़ों को इज्जत नहीं देती, घर का कुछ नहीं करती। सभी घर के औरतें आकर मेरे पत्नी की शिकायत मेरे सामने करते हैं, और यहाँ तक कि घर की नौकरानी छोटी लड़की इंदू भी अपनी भाभी, अपनी मालकिन का शिकायत मेरे सामने करते हैं, तो सब लोग उसे तिरस्कार करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सब लोग मेरा समय नष्ट करते हैं, मेरे पास कोई आते नहीं, मेरे पास कोई बैठते नहीं, मुझे कोई अपनाता नहीं, इस घर में मेरे कोई अपने है ही नहीं, वो कहते हैं। सभी स्त्रियां मेरे पत्नी की शिकायत मेरे सामने करते हैं और मुझे भी गाली देते हैं, तू कैसा है, तो तहसीलदार कैसा बनकर तफसील समझता होगा, तो तहसीलदार बनकर कैसा गाँव को संभालता होगा, पत्नी के हाथों में बिक गया है, मुझे भी गाली दे रहे हैं। घर के सभी औरतें मेरे पत्नी की शिकायत मेरे सामने करते हैं और मुझे गाली भी देते हैं, तो मैं बेला के पास चले जाता हूँ। बेला घर के सभी लोगों के लिए गाली देती है, सभी लोगों की शिकायत मेरे सामने करती है और कहती है कि सब लोग मुझे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं, मुझे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं, इस घर में कोई मेरे अपने लगते ही नहीं, ये सभी मुझे पराया सा जैसा लगते हैं, यहाँ पर मेरा कोई है नहीं, मुझे अपने मैके भेज दो, मुझे बाहर लेकर जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, वो इनके लिए शिकायत करते रहते हैं। इन सभी औरतों के बीच में मैं तंग आ चुका हूँ। परेश कहता है दादाजी के सामने, इन सभी औरतों के सामने मैं तंग आ चुका हूँ। कभी मैं आता हूँ तो तभी घर के सभी औरतें मेरे पत्नी की शिकायत
पत्नी के पास प्यार से बात करना चाहता हूँ, वो भी सभी के लिए वो शिकायत करते रहते। इन सभी औरतों के शिकायत सुनकर थक चुका हूँ मैं दादाजी, आप मुझे सलाह दें। क्रोधित होकर दादाजी के सामने अपने जो मन में दुख था, परेश के मन में जो भी दुख दादाजी के पास सामने बता देते हैं और कहते हैं दादाजी हाँ कहो मुझे क्या करना है। तो दादाजी कहते हैं हाँ कहो, और क्या कहना चाहते हो कहो। परेश कहता है बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। दादाजी से परेश धीरे से जो उसके मन में बात थी वो कहने लगा, दादाजी मेरी पत्नी आज़ादी चाहती है, मेरी पत्नी आज़ादी चाहती है। कैसे आज़ादी? उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप करना उसे पसंद नहीं, उसके जीवन में कोई आना जाना पसंद नहीं, उसके जीवन में दूसरों का सलाह भी पसंद नहीं। ऐसी आज़ादी मेरी पत्नी चाहती है। दादाजी के सामने परेश की पत्नी के मन में जो था, परेश पत्नी की तरफदारी करते हुए अपनी भावनाओं को दादाजी के सामने बता ही दिया। दादा से फुक्का गुड़ाते। दादाजी इस बातों को सुनकर हद से ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि दादाजी को हद से ज़्यादा चिंता भी हो गया। कई दिनों से बचाए हुए परिवार आज टूट कर जाएगा। आज इस परिवार में आई नहीं नवेली पढ़ी लिखी बेला घर से बाहर निकलने की बातें करती है। तो दादाजी को हद से ज़्यादा चिंतित हो गया। परेश के बातों को सुनकर दादाजी जोरों से हुक्का खींचने लगे और कुछ दादाजी को सोचता भी नहीं है और पोते को समझाने की भी कोशिश नहीं करते हैं। जोरों से हुक्का पी ली और हुक्का पीने के बाद कहते हैं दादाजी वे समझते हैं कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उनकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। अरे बेटा तुम ऐसे क्यों करते हो, वो तो इस घर की छोटी बहू है। छोटी बहू होने के नाते इस घर में रहने वाले सब लोगों का आदर सत्कार उसे करना ही पड़ता है। वो सब लोगों का आदर सत्कार नहीं करते, इसलिए सब लोग उसे द्वेष करते हैं। तो सब लोग उसके प्यार नहीं पाते, इसलिए वो सब लोगों से नफरत करती है। बस बात इतना ही है। छोटी होने के नाते वो सभी घर में रहने वाले उसका आदर सत्कार चाहते हैं, वो नहीं करते। वो छोटी होने के नाते, पढ़ी लिखी घमंडी होने के नाते सब लोगों को प्यार मुफ्त में पाना चाहती है। वो प्यार देने के लिए तैयार नहीं है, आदर सत्कार देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए घर की औरतों के बीच में फासला है। बहू रानी और घर के औरतों के बीच में फासला है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सुधारूंगा। दादाजी फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। परेश दादाजी से कहता है और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला नहीं हो, जहाँ वो स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वो चाहती है कि यदि भाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वो सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना रहूँगा। कुछ ही दिनों की तो बात है, मेरी तदली भी हो जाएगी उतने दिनों की। यदि आप भाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्ता और तिलतिलाहट उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? दादाजी के सामने परेश एक बात कह दिया, देखो दादाजी वो चाहती है, अलग गृहस्थी बनाकर रहना चाहती है, आज़ादी से रहना चाहती है, उसका मन जैसा चाहता है वैसा रहना चाहती है। उसके लिए हमारा घर पसंद नहीं, हमारे घर के लोग पसंद नहीं, हमारे घर के रीति रिवाज पसंद नहीं, हमारे घर का खान पान पसंद है, कुल हमारा घर उसके लिए पसंद ही नहीं है। वो अलग रहना चाहती है। अलग रहने चाहती है तो आप कृपया एक काम करिए, जो बाग वाला मकान, दादाजी ने खेत में भी एक घर बनाए थे, नए घर, बाग वाला मकान कैसे भी खाली ही है, तो वो बाग वाला मकान कुछ दिनों तक के लिए हम लोगों को दे दें। उसका मन कैसा चाहता है वैसा बेला उस घर में रह सकती है। मैं हफ्ते में एक बार आओ, मैं तो यहीं रहूँगा, आपके पास भी आना जाना करूँगा, उसके पास भी जाना आना करूँगा, मैं दोनों की तरफ समझा लूँ कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद मुझे ट्रांसफ़र हो जाए, तकलीफ का अर्थ है ट्रांसफ़र। कुछ दिनों में मुझे ट्रांसफ़र हो जाएगी तो मैं यहीं गाँव के पास तालुका में आ जाऊंगा। घर गृहस्थी और बेला दोनों को समझा सकता हूँ और संभाल भी सकता हूँ दादाजी कुछ ही दिनों के लिए। तो उसके जो मन में डर है, उसके मन में जो क्रोध है, उसके मन में जो नीच भावना है, सब कुछ खत्म होने तक के लिए, कुछ ही दिनों तक के लिए वो बाग वाला मकान हम लोगों को दे दे। कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद में घर गृहस्थी बेला दोनों को भी संभाल सकता हूँ दादाजी, कृपया वो घर हम लोगों को रहने के लिए प्रबंध कर दें, वो घर खाली कर हम लोगों को दे दें।
दादाजी को इस बात को सुनकर हद से ज्यादा हैरान हो गया, हद से ज्यादा चिंता हो गया। दादाजी कहते हैं, कुछ क्षण चुपचाप होते हैं, फिर जोरों से हुक्का खींचते हैं और कश से तंबाकू पीते हैं। तो कहते हैं, यह तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें भाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरा जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्ते, फूल, फलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती है और वह केवल टूट रह जाता है और मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई इसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुरक्षित सुसंस्कृत बहू आई। परेश दादाजी कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो। तुम जिस बात के लिए चिंता कर रहे हो, तुम्हारे पत्नी की तुम चिंता कर रहे हो, पत्नी के लिए भाग वाले मकान में रहना चाहते हो, उसके लिए अलग अलग घर बनाना चाहते हो, कभी इधर कभी उधर आना जाना भी करना चाहते हो, सब कुछ मैं भी जानता हूँ। चाहे तो मैं भाग वाला मकान कैसा भी खाली ही पड़ा है, उसे खाली करवा कर उसे मरम्मत करवा कर बाग वाला मकान आप दोनों को दे सकता हूँ। आप आराम से उस घर में रह सकते हैं, तो बिल्कुल यह झंझट ही मिट जाती है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बड़ा परिवार में से कोई एक सदस्य बाहर निकल जाए, ये सहन नहीं हो सकती मुझसे। मेरा परिवार कैसा है, एक बड़ा बरगद का पेड़ के जैसा मेरे परिवार है। इस परिवार का मुखिया मैं हूँ। आप सभी पेड़ के शाखाओं के जैसे हैं, आपके चाचा ताऊ वो बिल्कुल इस पेड़ के डालियों के जैसे हैं, आप सभी इस पेड़ के फूल फलों के जैसे ही हैं। एक पेड़ में डालियां सुरक्षित हो, फूल फल लग रहे, हरियाली पनपती रहो, उस पेड़ों से फूलों की सुगंध आए, फल बने, तब उस पेड़ का मूल है। उस पेड़ से दो तीन डालियां टूट जाएं, वो पेड़ से न फल बनेगी न फूल बनेगी, कुछ भी नहीं, बेकार फल पेड़ बनकर रहेगा। इसी तरह मेरा परिवार भी है। मेरे परिवार से आइंदा कोई सदस्य बाहर जाना चाहता है, मैं किसी को भी बाहर जाने नहीं दूंगा। और मेरे जीते जी, दादाजी कहते हैं, मेरे जीते जी हो ही नहीं सकता। मेरे जीते जी इस घर से कोई अलग नहीं हो सकता। मेरे जीते जी इस घर से कोई अलग होकर अपना नया बसर बना नहीं सकते, अलग घर बना नहीं सकते। मेरे जीते जी ये हो ही नहीं सकता। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। जो भी है मैं अपने बहू रानी को समझाऊंगा और साथ ही साथ हमारे घर के सभी लोगों से मैं आज बात करूंगा कि बहू रानी का समय कोई नष्ट न करे, बहू रानी के पास कोई आना जाना भी न करे। बहू रानी कैसा रहे कहेगी वैसा इस घर में चलेगा। मैं सब लोगों को समझा दूंगा और तुम्हारे पत्नी को भी समझा दूंगा। बेटा तुम चिंता मत करो, ऐसे निकल जाओ। दादाजी को परेश को समझाते हैं। परेश दादाजी के सभी बातों को सुनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। परेश कहते हैं जैसा आप उचित समझे। दादाजी से कहते हैं, दादाजी आप कैसा कहते हैं वैसा है, क्योंकि आप तो इस घर के बड़े महान हैं। आप कई दिनों से बड़ी परिवार को बचाते आए हैं, तो मेरे पत्नी को जैसे घर बर्बाद होगा ये मुझे भी पसंद नहीं है। जो मुझे तुमसे बात करना था कह दिया, लेकिन आप मेरी पत्नी को समझाने की भी बातें करने लगे हैं। जो आपको अच्छा लगता है वैसा ही करिए दादाजी, मैं चलता हूँ। परेश वहाँ से निकल जाता है। दादाजी कहते हैं, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिससे वह अपना अपमान समझे। जाते जाते दादाजी बेटे को समझाते हैं, देखो बेटा कल से इस घर के रीति रिवाज बदल जाएंगे। कल से इस घर में तुम्हारी पत्नी की मान सम्मान सब कुछ होगा। और तुम भी एक बात को मन में रखना, कभी तुम्हारे पत्नी के मन को ठोस लगने वाली बात मत करो, कभी उसे अपमान मत करो। उसे प्यार करते रहो, प्यार से उससे साथ बात करते रहो, प्यार से पेश आते रहो, तब ही वो तुम्हें भी अपनाएंगी, घर के सब लोगों को भी अपनाओगी। तुम चिंता मत करो, चले जाओ। परेश दादाजी को समझाकर दादाजी से सलाह लेकर वहाँ से चले जाता है।
जाते समय परेश से दादाजी से कहते हैं, दादाजी परेश से कहते हैं, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सभी चीजें खरीद लाओ, शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। पोते से कहते हैं, पोता ये काम करो, तुम कैसे भी जा रहे हो, जो मेरी बातों को सुनो, आज ही तुम अपने पत्नी को बाजार लेकर जाओ, वो जो चाहती है सबको दिलाओ, चाहे वो कपड़े हो या घर के लिए सामान जो भी हो उसे दिला दो, पैसों का चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर लूंगा, चलो तुम अपने पत्नी को लेकर आज बाजार जाओ। दादाजी ने परेश को समझाकर परेश और परेश के पत्नी को दोनों को बाजार भिजवाने की भी तैयारियां होने लगी। यहाँ तक परेश दादाजी से सलाह लेकर फिर पत्नी के कमरे में जाता है, चल जाता है। दादाजी फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, हुक्के के कश लंबे, जो इस बात की साक्षी है कि दादाजी हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। दादाजी फिर परेश गया दादाजी के पास, बातें कर कर दादाजी फिर उस तम्बाकू में चिलम में तम्बाकू भर दिए, उसके नाले मुंह कर रखकर जोरों से खींचकर हुक्का पीने लगे। हुक्का पीते 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 दादाजी ने सोच विचार भी करने लगे, आगे क्या किया जाए, आगे क्या करना चाहिए, सोच विचार करने लगे। दादाजी जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ आया। पीते पीते दादाजी को अचानक एक सोच विचार आती है, आकर उस घर में काम करने वाली रजवा को आवाज देती है, रजवा रजवा रजवा। दादाजी आवाज देते हैं, तम्बाकू पीते पीते रजवा को आवाज देते हैं। रजवा आकर दादाजी के सामने खड़ी होती है, कहती है, जी आई हूँ, कहिए। भागती हुई रजवा दादाजी के पास आकर खड़ी होती है। दादाजी कहते हैं रजवा से, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ बेच दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आ जाए, और सुनो कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। तो घर की नौकरानी को रजवा को दादाजी बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं, जाओ रजवा, घर में जितने लोग हैं सभी लोगों को बरामदे में आने के लिए कहो, वो जो भी काम भी करते रहे होंगे काम को भी छोड़कर मेरे पास आने के लिए कहो, सब लोगों से मुझे जरूरी बातें करना है। रजवा हाँ कहकर रजवा को पता ही चला आज फिर से घर में पंचायत बैठने वाले हैं, तो रजवा ने जो दीवार पर दादाजी हमेशा बैठने की आराम कुर्सी थी, उस आराम कुर्सी को निकालती है, बरामदे के बीचों बीच में बिछाती है, दादाजी के सामने चटाई बिछाती है। घर के सभी औरतों को, पुरुषों को आवाज देने के लिए रजवा कमरे कमरे में चली जाती है। सब रजवा के आवाज को सुनकर रजवा से बातें कहकर बरामदे में आकर पहुंच जाती है। और दादाजी कहते हैं, सब लोगों को आने के लिए कहो, लेकिन बेला की पत्नी को छोड़कर बाकी के सभी बरामदे में आ जाए। जी मैं अभी जाकर सबसे कहती हूँ। जाकर रजवा सब लोगों से कह दी और सब लोग बरामदे में बसते हैं। दादा फिर उनका गुड़गुड़ाने लगते हैं, नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कष्ट लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्त पर चार पायों पर बैठते हैं। स्त्रियां बरामदे के फर्श पर रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाई लाकर बिछा देती है। तो जैसे रजवा जाकर सब लोगों को आवाज दिए, सभी लोग धीरे धीरे एक एक आकर बैठने लगे। दादाजी दोनों से हुक्के पर कष्ट खींचने लगे और दादाजी तम्बाकू पीने लगे। रजवा घर के सभी औरतों को चारपाई डाल दी, एक जगह चटाई डाल दी। घर के सभी पुरुषों तख्त पर बैठ गए, एक तख्त पर बच्चे खेलने लगे। घर के औरतें सभी दादाजी के सामने बैठ गए। दादाजी हुक्का पीना छोड़कर सबसे कहते हैं, हिंदू कहाँ है? सब तो आए गए हैं, छोटी बहू, बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटा बेटा, मंझला बेटा, सभी पोते, रजवा भी सभी हैं, लेकिन हिंदू कहाँ है? फिर दादाजी को पूछते हैं, फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नान घर को जाने वाले दरवाजे में जाकर हिंदू को आवाज देती, क्योंकि हिंदू सब लोगों को कपड़े धो रहे थे रसोई घर में। दादाजी एक नजर में सभी को देखते हैं और कहते हैं, हिंदू क्या है? फिर रजवा भागते दौड़ते जहाँ स्नान घर था, स्नान घर में कपड़े धोने वाले हिंदू को भी बुलाकर लाते हैं। सभी लोग बरामदे में जम जाते हैं। दादाजी बातें शुरू करते हैं बेटी के लिए, और सब लोगों से बात करने से पहले हिंदू को दादाजी पूछते हैं बाहर से, जी आई। हिंदू पे आकर बैठ जाती है। मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। हिंदू
तो आकर दादाजी से कहते हैं, दादाजी जो तुम्हारे कपड़े थे वो कपड़ों को मैं धो रही थी, नल पर थी, कहीं ये दादाजी एक कश खींच कर सब लोगों को फिर से देखते हैं, सभी के सभी आए हैं, फिर जोरों से हुक्का कश खींचते हैं, एक दो क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते जोरों से, 2-3 बार नली मुंह में रखकर जोरों से हुक्का गुड़गुड़ाते, पीते 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 नली बाजू में रखते, बाजू में रखकर अपनी बात शुरू करते हैं, दादाजी मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि बेटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादाजी ने जो हुक्का पी रहे थे, तम्बाकू भरा हुआ चिलम निकाल कर बाजू में रखते हैं। मैं सब लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि आप मुझे सब लोगों से कुछ बातें करना है। किसके लिए कहते हैं? तो इस घर में आई हुई परेश की पत्नी नहीं, बहू नहीं, जो बेटी हमारे घर में आई है पढ़ी लिखी शहर से, उसके बारे में सब लोगों से मुझे बातें करना है। एक ही कारण है कि उसका मन यहाँ नहीं लगता, बहू रानी का मन यहाँ नहीं लगता। मन लगने के लिए क्या करना चाहिए, मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए, उसी के सिलसिले में मैं बात करने के लिए सब लोगों को बुलाया हूँ। सब लोग एक एक सलाह दें। दादा सब लोगों से सलाह देने के लिए कहते हैं। तब हिंदू कहते हैं, दादाजी पोती प्यारी पोती थी दादाजी के पास जाती है, खड़ी होती, दादाजी आप क्या कह रहे हैं? दादा कहते हैं, हिंदू बेटा मुझे अपनी बात कर लेने दो। मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती है और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक का दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह जाएगा। मुझे यह बात पसंद नहीं बेटा। बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी को उम्र में न सही, अकल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उनका कहना माने, उससे परामर्श लें और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोगों आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दे। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरों के घर में ही किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। तो दादाजी सब लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं, बहू रानी का मन नहीं लगता। मुझे सुनकर दुख हुआ है। परेश भी समझा कर गया है, उसके बारे में करमचंद जी भी बात करेंगे। सब लोग मुझे आज से एक वादा करो, बहू रानी का मन यहाँ पर लगना चाहिए। बहू रानी का मन लगने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहू रानी सहरीली है, विशेष कर पढ़ी लिखी है, वो अपने अमीर माँ बाप के घर में एक इकलौती बेटी है, वहाँ सबके ऊपर राज चलाते आई है। यहाँ आने के बाद वो सब लोगों का बात सुनना पड़ने लगा, क्योंकि इस घर की छोटी बहू है। छोटी बहू होने के नाते सब लोगों के बातें सुनना पड़ता है, इसलिए यहाँ उसे मन नहीं लगता। सब लोग मिलकर आज से उसका काम आपस में बांट ले, उसे प्यार करने का कोशिश करें और उसे अपनाने की कोशिश करें। वो कैसा कहती है वैसे सुनने की कोशिश करें। आज से बहू रानी कैसे कहेगी वैसा इस घर में चलेगा। बहू रानी जो चाहेगी वही इस घर में होगा। बहू रानी जो चाहेगी वही इस घर में होगा। यहाँ तक खान पान, रहन सहन, पहनना उन्हें सब कुछ बदलना चाहिए। बहू रानी जैसा कहेगी वैसा इस घर में आज से चलेगा। तो दादाजी इन बातों को कहते हैं, तो बीच में हिंदू बातें करते थे, तो उसे कहते हैं, हिंदू तुम छोटी हो, इन बातों में मत आओ, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो सभी लोगों दादाजी जैसे कहते थे ऐसे ही कहने लगे और कहते हैं सब लोगों से, आइंदा जो मैं कह रहा हूँ इस काम में कभी लोप हो जाए, इस काम में कभी गलती हो जाए, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। सब लोगों को इस घर से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, मेरे घर में कोई नाराज होकर जीना नहीं चाहिए। मेरा घर बरगद का पेड़ के से भी महान है, इसलिए इस मेरे घर में सब लोग हंसते खिलते रहना चाहिए। कहीं दिन हुए बहू रानी आकर नाराज अपने कमरे में पड़ी रहती है, इसलिए बहू रानी का मन यहाँ नहीं लगता है। तो आज सब लोग मुझसे वादा करो कि बहू रानी का मन इस घर में लगना चाहिए। बहू रानी का मन लगने के लिए आप लोग क्या करते हैं करिए, वो जैसा कहेगी वैसा इस घर में चलेगा। सब लोगों के सामने दादाजी ने बहू रानी
जैसे कहती वैसे कहने के लिए सलाह देने लगे। सब लोग चुपचाप दादाजी जो कहते थे वही सुनने लगे। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दादाजी कहे, बेटा ये कुटुंब एक मान वृक्ष है, हम सब इसके डालियां हैं। डालियां से पेड़ है और डालियां छोटी हो या बड़ी सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इसे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। बस यह बात है कि कहना चाहता हूँ, यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया तो उनकी हंसी उड़ाई है या फिर उनका समय नष्ट किया है तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। दादाजी सभी से कहते हैं, देखो ये मेरा घर कैसा है, बरगद का पेड़ के जैसे है। आप सभी इस पेड़ के डाली फूल फलों के जैसे हैं। मेरा इतना आशा है कि इस घर से एक भी कोई ना बाहर जाए, इस घर से एक भी कोई नाराज ना हो जाए। आज से सब लोग मिलकर उसका आदर सत्कार करें। आइंदा मुझे पता चला कि दोबारा छोटी बहू नाराज है, दोबारा छोटी बहू को कुछ तकलीफ हुआ तो मैं ये घर ही छोड़कर चले जाता हूँ। गुस्से से सब लोगों से कहते हैं और कहते हैं, सब लोगों से यही बात मुझे कहना था, यही बात करने के लिए मैं सब लोगों को बुलाया हूँ। बहू रानी का मन आज से इस घर में लगने के लिए आप सब लोगों को उसका कहना मानना पड़ेगा। सब लोग उसका कहना सुनना पड़ेगा, सब लोग उसका आदर सत्कार करना पड़ेगा, सब लोग मिलकर उसके काम करना पड़ेगा। सब लोग मिलकर बहू रानी का मन लगाने के लिए कोशिश करें। दादाजी करके सभी लोगों को समझाते हैं। तो इस गद्य भाग का शीर्षक भाग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा